नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल चैनल पर। चूंकि ये चैनल अपना पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस को ही डेडिकेटेड है और इस पे अपन यूजीसी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले 40 दिन तक लगातार इस पे प्रैक्टिस चलेगी। अब तक जो यूजीसी नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि आने वाले 30-40 दिन में हम यूजीसी नेट और जेआरएफ को अपन कवर कर पाए। ऐसा प्रयास हमारा पूरा इसमें रहेगा। रेगुलर क्लास आएगी और रोज शाम को ये क्लास आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। साइंस ऑफ लॉजिक हिग्गल की पुस्तक है, डायरेक्ट फैक्ट है और डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। हिग्गल की पुस्तक कौन सी है? साइंस ऑफ लॉजिक, यानी गणित के अंदर। अब जिसमें थोड़ा ट्रिकली हम पढ़ेंगे, थोड़ा एंजॉयफुल रूप में, जिसे याद भी हो जाए कि हिग्गल एक गली है और उस गली के अंदर क्या है? साइंस ऑफ लॉजिक। उसमें जो साइंस लगती है वो अलग ही प्रकार के लॉजिक से लगती है। गलियों की साइंस अलग ही प्रकार की लॉजिक की होती है, तो ऐसे याद रखना, साइंस ऑफ लॉजिक हिग्गल। उसके बाद जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये तीन किताबें जो हैं वो हैं मार्क्स की। अब मार्क्स की तीन किताबों को ध्यान से ध्यान रखना। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि मार्क्स कौन था? जर्मनी का एक विचारक था और क्या उसके विचार थे? कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ये दो बातें हम सबको मालूम है, तो उनसे रिलेटेड बातें लगा करके फिर हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए पहले जर्मन आइडियोलॉजी, चूंकि मार्क्स जर्मनी का था इसलिए जर्मन आइडियोलॉजी उसकी होगी। दूसरी बात, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, उसने गोथा के एक प्रोग्राम का क्रिटिक की थी, आलोचना की थी। अब यहां भी ये बात तय है कि जितने भी पूंजीवादी विचार थे उन सब का इसने क्या किया था? विरोध किया था मार्क्स ने, ठीक है। तो गोथा के अंदर एक पूंजीवाद का प्रोग्राम था और उसका उसने विरोध किया था, क्रिटिक की थी, आलोचना की थी। फिर पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब सीधा सीधा है कि मार्क्स वही अपने आसपास के संदर्भित चीजों के साथ जुड़ेगा, इसलिए तीनों किताबों को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आता है जेएस मिल, इसने एक महत्वपूर्ण कोटेशन दिया था। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जो बता रहा हूं, ये सब के सब 2012 की नेट में आए हुए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन अपने किसी न किसी नेट की जरूर होंगे। अभी अपन पेपर वाइज ले रहे हैं, फिर अलग से क्वेश्चन भी अपन इसमें शामिल करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग जो कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर्स अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगी है, जहां से भी जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो क्वेश्चन अपन शामिल करने का प्रयास करेंगे। जेएस मिल ने व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में खूब आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर, शरीर और दिमाग पर, ठीक है ना, संप्रभु है। ये बात किसने कही थी? मिल ने कही थी, ठीक है ना। तो व्यक्ति अगर अपने आप से मिलना चाहे, अपने आप से मिलना चाहे तो पहले शरीर को संभाले और फिर अपने माइंड को संभाले, तो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति अपने आप से मिल जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, जेएस मिल ने बात कही थी। उसके बाद रजनी कोठारी की पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इस पुस्तक के अंदर उसने संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति के ऊपर आधारित विचार दिए थे। यानी मैं सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये पुस्तक जो थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किताब संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति पर आधारित थी। और किसने दी थी किताब? किसने लिखी थी? रजनी कोठारी ने। इसने भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है रजनी कोठारी ने, ठीक है। यहाँ की जो व्यवहारिक राजनीति है उस पर खूब रिसर्च किया इन्होंने, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम हो गया पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में क्या पॉलिटिक्स चलती है, इसके ऊपर रजनी कोठारी ने काम किया था। और चूंकि जो भी स्ट्रक्चरल मेथड था अपना यहाँ का, उसको लेकर के, उस थ्योरी को लेकर के काम किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति के ऊपर इनकी जो स्टडी थी वो आधारित थी। अगली बात आती है अरस्तु की। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक जो था वो था हॉब्स। हॉब्स पहला विचारक था जिसने अरस्तु की आलोचना की थी, और इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ठीक। अरस्तु पहला विचारक था और उसके बाद में हॉब्स एक इंग्लैंड का विचारक था जो बाद में आया था, हॉब्स लोग रूसो, तो तीनों साथ आए थे। उसमें सबसे पहला हॉब्स लोग रूसो में सबसे पहला हॉब्स ही था, इसलिए उसने किसकी आलोचना की थी? अरस्तु की, यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किसने दी थी? मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में बात की थी। आपने तो पढ़ाई होगा काफी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो ये बात तो पक्की पढ़ी होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ये लेनिन ने बनाई थी। हेगेमनी ग्रामस्की ने दी थी। बहुकेंद्रीयता टोग्लियाटी की है, ठीक। ये फैक्ट है जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक। तो इनमें देखो ये याद रह जाएगा,
कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन की याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हेगेमनी ग्रामसी, हर गांव के अंदर किसी न किसी की हेगेमनी रहती है, ताकत रहती है। तो ग्रामसी गांव में क्या रहती है? हेगेमनी, ताकत या वर्चस्व, ऐसा पाया जाता है। बहुकेंद्रीयता, तो बहुकेंद्रीयता में तो इतना ध्यान रखो कि अगर व्यक्ति एक जगह अपना ध्यान केंद्रित न करके और चारों तरफ घूमने लग जाता है ना, तो फिर लोग उसे टोकने लग जाते हैं कि तू कर क्या रहा है। तो टोगलियाटी, ठीक है ना, टोगलियाटी, बहुकेंद्रीयता, इस प्रकार से इसको याद रख लेना। 20वीं शताब्दी का जैकोबिनिज्म, ये एमएन रॉय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक तरह से 20वीं शताब्दी का जैकोबिनिज्म दिया था। जैकोबिन भी नहीं कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का, ठीक है, एमएन रॉय, ठीक है। नवमानववादी अवधारणा जो थी वो प्रमुख रूप से इनकी रही है। स्वैच्छिक निर्धनता, ये गांधी ने दी थी। गांधी ने कहा था कि व्यक्ति कर्म नहीं करता नहीं तो और मतलब अपनी मर्जी से गरीब बने तो काम करे तो कोई गरीब नहीं है, ऐसा गांधी का मानना था। मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया लेकिन उस रूप में मरूंगा नहीं, ये बात किसने कही थी? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने हिंदुत्व की कुछ कमियां, हिंदुवादी धर्म जो विचारधारा थी उसमें कुछ कमियां उनको लगी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए एक धर्म, बौद्ध धर्म, जो कि हिंदू धर्म में से निकला था, सांख्य दर्शन की विचारधारा में से निकला हुआ था, उसको अंबेडकर ने स्वीकार किया था। विकास का एकीकृत सिद्धांत जो है वो दिया था अरविंद ने। अरविंद ने यूनिफाइड थ्योरी दी थी, एकीकृत सिद्धांत, ठीक है ना। डेवलपमेंट का एकीकृत सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए सीधा तरीका हो सकता है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी सबको एकीकृत करने की, एक करने की, हालांकि वो खुद ही फंस गया और राजनीति के अंदर, और कौन कौन से दलदल में चला गया उसको खुद को ही नहीं मालूम पड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब चीजें अपन इसके अंदर प्रमुख रूप से याद रखें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम देखें कि गांधी ने अपनी व्याख्या दार्शनिक अराजकतावाद के रूप में की थी। गांधी का जो विचार था वो दार्शनिक अराजकतावादी था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। रॉल्स ने परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत की थी। परस्पर रूप से मत एक होना चाहिए, तो मत एक की बात करें तब तो रॉल्स, और जब विकास के एकीकृत सिद्धांत की बात आए तो अरविंद। विकास करना है, एक साथ मिलकर विकास करना है, तो ये बात करके तो अरविंद केजरीवाल आए थे, ऐसे याद रखना। और यहां पर रॉल्स की जब हम बात करें तो परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत, ये किसका था? रॉल्स का था। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत जो था उस अवधारणा का सर्वप्रथम विकास बर्ट लेन्फी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब मैं कभी दिया करता था तो एक बार मेरी सेट में ये क्वेश्चन गलत हुआ। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान सेट के अंदर, और उसमें क्वेश्चन गलत हुआ, और उसी साल फिर नेट में क्वेश्चन आ गया, तब मेरा सही भी हो गया था। गलतियों से सुधरता है व्यक्ति, तो गलती करता है तो सुधार भी होता है, और एक क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। तो व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अच्छे से ध्यान रखना भाई। किसने दिया था? बर्ट लेन्फी ने दिया था सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है ना। सामान्य मतलब कि पहली बार जब व्यवस्था सिद्धांत की बात आई थी तो इस व्यक्ति ने दिया था, बर्ट लेन्फी ने। विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से किया जाता है। जब हम विकासशील देशों की राजनीति के अध्ययन की हम बात करते हैं तो विकासशील है, ध्यान रखना। तो विकासशील देश आ जाए ना तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। और जब विकसित आ जाए तो व्यवस्था सिद्धांत पर्याप्त है, फिर कोई दिक्कत आपके नहीं आती। लेकिन पूछेगा नहीं विकसित के बारे में, तो आपको पूछेगा विकासशील के बारे में कि विकासशील देशों की अगर स्टडी करनी तो कैसे करोगे? तो किस थ्योरी से करोगे? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलिट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिल्स, ठीक है ना, राइट मिल्स, राइट हाथ होता है ना उसमें ज्यादा पावर होती है, तो सी राइट मिल्स, तो वहां पर पावर याद रखना, पावर एलिट, ठीक है। द पावर एलिट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के समकालीन राजनीति का अध्ययन है। पावर एलिट का मतलब होता है कि एलिट क्लास के लोग जो पावरफुल होते हैं, उच्च वर्ग के लोग जो पावरफुल होते हैं, तो उसके संदर्भ में पुस्तक लिखी थी राइट मिल्स ने। और ये अमेरिकी समाज के अंदर जब कुछ वर्ग ऊपर ताकतवर थे तो उनके द्वारा राजनीति को कैसे इफेक्टेड किया जाता है, राजनीति में कैसे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उस बात को लेकर के पुस्तक राइट मिल्स ने लिखी थी, द पावर एलिट। और ये अमेरिका की राजनीति को लेकर के थी। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे भी आ सकता है, सीधी बुक भी पूछ सकता है और अमेरिकी पॉलिटिक्स के बारे में जोड़ करके भी पूछ सकता है। फिर बात आती है लुशियन पाई के बारे में। तो लुशियन पाई ने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की थी, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि लुशियन पाई ने कहाँ की स्टडी की? तो लुशियन पाई ने इंग्लैंड की स्टडी की। अब ये चीज़ें थोड़ी गहराई से हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखने की है कि भाई जिस
रिसर्चर ने रिसर्च की तो किस देश से जुड़ करके की, ठीक है। तो ल्यूशियन पाई ने इंग्लैंड में अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, उस संकट की पहचान किसने की थी इंग्लैंड में? ल्यूशियन पाई ने। CW द पावर एलिट, ठीक है, CW मिल्स की जो हमने बात की, पावर एलिट की बात, जो भी किताब आई गई। फिर बाटामोर की हम बात करें तो उन्होंने लिखी थी एलिट एंड सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी में एलिट लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर बाटे ही फेंके जाते हैं, बाटामोर, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, बाटामोर याद रखने के लिए है, बाकी तो कौन फेंकता है एलिट लोगों पर, वे तो एलिट लोग होते हैं वैसे ही। ऐसे याद रखना कि बाटे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, एलिट एंड सोसाइटी, एलिट जो सोसाइटी है उसके ऊपर भाटे फेंके जाते हैं, ऐसे याद रखने के लिए है, ठीक है ना। ओर्टेगा वाई गसेट द रिवॉल्ट ऑफ द मासेस। अब इसको हम जब याद करते थे तो ऐसे याद रखते थे कि माचिस हो ना, माचिस वो घस जाती थी, ठीक है, चलाते चलाते माचिस घस जाती थी, तो ओर्गेटा वाई गसेट मासेस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये सारी किताबें जो हैं वो एलिट क्लास के लिए लिखी गई थी। डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आते भी है, तो इनको याद रखना। मिल्स की पावर एलिट पुस्तक हो गई, CW मिल्स, ठीक है, पावर एलिट, एलिट एंड सोसाइटी बाटामोर की पुस्तक है, और गसेट की पुस्तक मासिस है, ऐसा याद रखना। फिर बात आती है अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, ये नियम पार्किंसन नियम कहलाता है, ये ध्यान रखना। पार्किंसन नियम है कौन सा, कि अधिकारीगण जो होते हैं, जो भाई ऊपर वाले अधिकारी लोग जो होते हैं, भाई वही एलिट क्लास, ऊपर जो IAS IPS अधिकारी है, वो अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, वो आपस में कार्य बना के देते हैं, तो उनके पास काम होता नहीं, एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए कार्य तैयार करते ही पार्किंसन नियम कहते हैं। ये एग्जाम में खूब आता है, पार्किंसन ने कही थी निश्चित रूप से, लेकिन ये नियम पार्किंसन नियम के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है कि अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, मतलब ये कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए काम तैयार करके देना, तो क्या कहेंगे उसे, उस चीज को क्या कहेंगे, ये प्रश्न पूछा गया, तो उसको कहा गया पार्किंसन नियम। पार्किंसन नियम के नाम से उसे जाना जाता है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए काम तैयार करके देता है। USA दोहरी नागरिकता, हम सब जानते हैं USA में दोहरी नागरिकता है। भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि है, ये भी हम जानते हैं कि विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था भारत में है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, ये भी हम सब जानते हैं। मिचेल का अल्पतंत्र का लोह नियम जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया था, ठीक है। तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जर्मनी की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके आधार पर अल्पतंत्र का लोह नियम किसने दिया, मिचेल्स। या तीन बातें हो गई कि अल्पतंत्र का लोह नियम किसने दिया, मिचेल्स, ठीक है ना। जब आदमी कमजोर होता है ना, अल्पतंत्र होता है, आदमी के पास ताकत नहीं होती और फिर दुश्मन मारने आते तो उठा करके और मिचेल्स यानी मिर्ची उठा के आंख में डालते हैं। देखो ये सब चीजें बता रहा हूं ना, उनका सीधा सीधा उद्देश्य याद रह जाए कैसे भी आपके, ठीक है ना। ठीक, मिचेल्स अल्पतंत्र का लोह नियम, और इसने किस देश के संदर्भ में दिया था, तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टडी की थी इसने, ठीक है। और उस जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करते हुए उसने ये सिद्धांत अल्पतंत्र का लोह नियम दिया था, किसने, मिचेल्स ने। आगे हम देख लेते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो मॉन्टेस्क्यू का सत्ता पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है। भाई सत्ता पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका अपना काम करे, व्यवस्थापिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, तो तीनों अपना अपना काम करेंगे तो स्वतंत्रता डेवलप होगी। तो इसलिए स्वतंत्रता के लिए दिया गया था कौन सा, सत्ता पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ नहीं, ये स्टाफ है, स्टाफ एजेंसी। दो पब्लिकेट के अंदर दो चीजें आती हैं, स्टाफ और लाइन, ठीक है, जिसके हम डिटेल से आप कहीं पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे फैक्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक, या फिर अगले वीडियो में आपको इसको डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूम होने वाली बात है वो। तो स्टाफ और लाइन, ये दो एजेंसियां जो होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और दोनों का काम होता है डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया। जितनी ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ी है उतना ही ज्यादा स्टाफ एजेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई। अब स्टाफ एजेंसी करती क्या है, तो लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है। जो लाइन एजेंसी के जो लोग होते हैं उनको स्टाफ के माध्यम से ज्यादा हम क्या कर पाते हैं, जो है निर्णय लेने में सहयोग दे पाते हैं। मतलब इतना ध्यान रखो, आप ज्यादा गहराई में नहीं जाओ,
तो इतना ध्यान रखो कि लाइन एजेंसी जो है ना, उसकी सपोर्टिव एजेंसी कौन है? स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वह इसके विरोध में है। ठीक। फिर आतंकवाद के ऊपर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी। मतलब जब अमेरिका ने आतंकवाद की लड़ाई शुरू की थी अफगानिस्तान के अंदर, जब उसे लगा था कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन है और जब वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय साफ साफ उसने कहा था कि जो देश आतंकवाद में हमारे साथ नहीं ना, वो हमारे खिलाफ है, हम ये मान के चलेंगे, इसलिए सबको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। ये उस समय की उसकी पॉलिसी थी और ये पूरी पूरी सही थी। ये कथन कारण के क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। अंबेडकर दबे वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेज जो है उनको अलग निर्वाचन वर्ग मानने की बात करते थे कि उनका अलग से निर्वाचन वर्ग बनना चाहिए। अंबेडकर दबे वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लास जो है उसको अलग निर्वाचन वर्ग मानने की बात करते थे। वो कहते थे कि जो दबे हुए वर्ग है, डिप्रेस्ड वर्ग है, उन्हें अलग निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। ये बात उस समय डेफिनेटली सही है कि उस समय अंबेडकर ने बात रखी थी। और फिर उसके बाद में जो है वो गांधी ने जो है पुणे के अंदर आंदोलन करके और फिर सेटलमेंट किया था एक तरह से, और फिर उसको आरक्षण व्यवस्था के रूप में दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस को। जो रिप्रेजेंटेशन था वो आरक्षण के थ्रू दिया गया था। ये बात हम सबको मालूम भी है। फिर बात आती है राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब यहां पर वो नहीं है आर्टिकल 352, 56, 60 वाला। यहां पर राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो सारी व्यवस्था को चलाता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ है, वो चीज़ अमेरिका में ही सक्सेस रही है और बाकी देशों में सक्सेस नहीं रही। जैसे भारत है, अब भारत में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब बनने ही पड़ते हैं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था ज़्यादा प्रसिद्ध भी रही है और सफल भी रही है संसदीय व्यवस्था, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था उतनी सफल नहीं रही है। अमेरिका को छोड़ दे तो अमेरिका में सक्सेस चली है, लेकिन ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है। क्यों हुई वहां पर सफलता? क्योंकि वहां पर ज्यादा विरोधाभास नहीं है, दो ही राजनीतिक दल है तो ज्यादा विरोधाभास नहीं करते, यहाँ तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, तो इसलिए ज्यादा सफलता वहां पर मिल गई। राष्ट्रपति शासन यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था वहां पर चल चुकी है और कोई दिक्कत वहां नहीं आती। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चंद्र चटर्जी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ संबंधित थे। ये तीन नाम हम सब जानते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और योगेश चंद्र चटर्जी जो हैं, ये लोग वो थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जो कि बाद में भगत सिंह ने इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी बना दिया था, लेकिन ये जो थी उसके अंदर अरविंद घोष जो हैं वो संबंधित नहीं थे। तो फिर अरविंद घोष का नाम भी जो कि उग्र विचारों में आता है, तो फिर इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ऑरोविले आश्रम, पौंडीचेरी के अंदर ऑरोविले आश्रम जो था उसकी स्थापना की थी और उस आश्रम के माध्यम से ही इन्होंने राष्ट्रवादी कार्य किए थे। तो अरविंद का कार्यक्षेत्र थोड़ा अलग था, इनका कार्यक्षेत्र अलग था, तो इनकी इंस्टीट्यूट ये थी, लेकिन ऑरोविले का संबंध अरविंद का संबंध ऑरोविले आश्रम से था, न कि रिपब्लिक एसोसिएशन से। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कांग्रेस को गांधी ने, कांग्रेस जो थी उसको गांधी ने एक जन समूह बनाया था, मास मतलब पब्लिक को इकट्ठा करने वाला संगठन। पहले तो ये एलिट क्लास के लोग ही थे, लेकिन पब्लिक जुड़े कैसे, तो ये काम किसने किया था, गांधी ने। बहुत से प्रोटेस्ट किए और आम जनता को कांग्रेस से जोड़ा था। किसने जोड़ा था, गांधी ने। संवर्ग यानी कार्डर दल बनाया था, कार्डर के रूप में, यानी एक जिसके अंदर ऊपर से लेकर के नीचे तक अधिकारी हों, अलग अलग प्रकार के ग्रुप, जो मंडलों के अध्यक्ष, पंचायतों के अध्यक्ष, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्डर उन्होंने डेवलप किए थे। तो ये सब किसने किए थे, गांधी ने ही किए थे। और किसमें, कांग्रेस में। कांग्रेस का जो शासन, जो व्यवस्था तंत्र है जो आज भी है, वो सारा किसने डेवलप किया था, गांधी जी ने ही डेवलप किया था। और इसे संविधान भी जो है, यानी इस कांग्रेस को, कांग्रेस का संविधान, ये भी किसने दिया था, गांधी ने ही दिया था। भारत का राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति करता है। ये सीधा फैक्ट है, याद रखना कि अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर की राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़ करके अन्य स्थान पर भी बैठती हैं। मतलब ये दो ही स्टेट ऐसे हैं जहां की विधानसभाएं केवल राजधानी में लगे, ऐसा जरूरी नहीं है, राजधानी से बाहर भी लग जाती हैं। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। 91वें संविधान संशोधन के तहत फिक्स कर दी गई मंत्रियों की संख्या, जो आपको हमने पहले कई बार बताई है और संविधान में आपने खूब पढ़ा होगा इसको तो।
और अभी संविधान स्टार्ट करने वाले तो डिटेल से वहाँ भी हम पढ़ेंगे। सादिक अली समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, इन सब का संबंध पंचायती राज, यानी ये 3 समितियां का संबंध किससे? पंचायती राज से। कौन कौन सी? सादिक अली, सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। तो इसको एक फनी लैंग्वेज में हम याद जब करते हैं तो ऐसे करते हैं कि सिंह साहब जो हैं वो पी करके, सिंह साहब पी करके और सादी के अंदर चले जाते हैं। तो सादिक अली, तो सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और सादिक अली समिति, ये तीनों जो है वो पंचायती राज से संबंधित हैं। और जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध चुनाव आयोग से है, चुनाव सुधारू से संबंधित है। ये जरूर ध्यान रखना, चुनाव सुधार से संबंधित समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न पूछा गया अपने उप प्रधानमंत्रियों का क्रम, तो इसमें क्रम याद रखना है। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से बना सकते हो आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक, तो पटेल जो है वो देसाई बीड़ी का बंडल लेता है, मोरारजी भाई देसाई, पटेल अपने हाथ में देसाई बीड़ी का बंडल लेके चलता है। और जगजीवन राम लोगों को कहता है भाई यही मेरा जीवन है, इसके थ्रू मैं तो चलता हूँ, तो जगजीवन पूरे जग को अपना जीवन बताता है उसे। फिर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यानी चौधरी जी के चरणों में ले जाकर रख देता है कि चौधरी ये लो अब इसे त्यागेंगे अपन सब, आप भी त्याग दो हम भी त्यागते हैं, ठीक है। ये सिर्फ याद कराने के लिए भाई, इसको कहीं कोई ज़्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, याद रह जाता है इससे, ठीक है। फिर YV चौहान, इतनी देर में चौहान साहब आए, और चौहान साहब जो हैं वो देवी की और कृष्ण की पूजा करके आए। तो याद रखने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। वो था तो इन 4 लोगों का अल्पतंत्र समूह कहा गया था वहां पर संविधान सभा में। नेहरू पटेल, ये 2 तो थे ही मेन, प्रसाद जो कि राष्ट्रपति के रूप में रहे, और आज़ाद, ये 4 लोग जो है अल्पतंत्र समूह के नाम से जाने जाते थे। लॉयड और सुजेन रुडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित किया था, ठीक है। तो बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने कहा था? लॉयड ने, और सुजेन रुडोल्फ जो है, इन 2 व्यक्तियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है बैलगाड़ी पूंजीवाद के नाम से बताया था। तो इस प्रकार से जो लगभग 30-40 क्वेश्चंस का एनालिसिस था ये, और इसके अंदर जितना मेरे से हो सका उतना मैंने प्रयास किया। प्रैक्टिस सेशन ही है, हम प्रैक्टिस के रूप में रखना चाहते हैं इसे। इससे रिलेटेड चीज़ें अगर कहीं आपको दिखती है तो आप बुक में एनालिसिस जरूर करें। आपको लगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है तो या तो बुक में एनालिसिस करें या फिर कमेंट करके मेरे से पूछे, तो मैं आपको पर्सनली कमेंट करके उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ तो इतना इस सिस्टम से अपन चलेंगे, ठीक है। लेकिन रेगुलर आएंगे, रोज शाम को आएंगे, इसलिए निश्चित रूप से रेगुलर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।